अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम क्लास नहीं ले सके थे क्योंकि मैं थोड़ा-सा बिज़ी था मीटिंग्स वगैरह में। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, तो आज की क्लास के अंदर हम 2 टूल्स के बारे में देखेंगे। एक टूल हमारा पेन टूल है और दूसरा टूल हमारा टाइपिंग टूल है, ठीक है? तो 2 टूल्स के बारे में आज हम देखेंगे। अच्छा, पेन टूल एक्चुअली क्या काम करता है? ये पेन टूल हमने फिग्मा में भी देखा था। अच्छा, पेन टूल हमारा एक्चुअली क्या काम करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी चीज़ की सिलेक्शन बनानी हो, तो वो सिलेक्शन बनाने के लिए हमारे पास 2 तरह के टूल्स होते हैं। एक तो हमारा होता है सिलेक्शन टूल, ठीक है? सिलेक्शन टूल के अंदर आपके पास मल्टीपल किस्म के टूल आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास लेसर टूल आ जाता है, पॉलीगॉनल लेसर टूल आ जाता है और मैग्नेटिक लेसर टूल आ जाता है, ठीक है? लेकिन अगर आप पेन टूल को देखेंगे तो पेन टूल से आप काफ़ी सारे काम आप कर सकते हैं इससे। इससे आप सिलेक्शन भी बना सकते हैं, इससे आप वेक्टर ग्राफिक्स भी बना सकते हैं और इससे आप जो है कोई शेप्स वगैरह आपको बनानी हो तो वो भी आप ईज़िली पेन टूल की मदद से बना सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे अगर सिलेक्शन की एग्ज़ाम्पल दूँ कि पेन टूल से अगर आपको सिलेक्शन बनानी है तो वो आप कैसे बनाएँगे? अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर में यहाँ पे एक पिक्चर में मुझे यहाँ पे अगर कोई क्रॉप करनी हो या एक पिक्चर मुझे यहाँ पे पेन टूल की मदद से कट करनी हो, तो वो मैं कैसे करूँगा? लेट्स से कि मैं यहाँ पे आपसे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक लैपटॉप है, ठीक है? इस तरह का ये एक लैपटॉप है। अच्छा, इस लैपटॉप की मुझे पिक्चर जो है वो कट करनी है यहाँ से, तो वो मैं किस तरह से करूँगा? अच्छा, उसको करने के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर एक पेन टूल होता है और एक हमारा पॉलीगॉन लेसर टूल होता है, ठीक है? अच्छा, इसकी अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे इसको कट करना है, तो इसके लिए मैं पेन टूल को बहुत ईज़िली मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ पे इस लैपटॉप को क्रॉप करना है, तो इस लैपटॉप को क्रॉप करने के लिए पेन टूल मेरे पास यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, पेन टूल की मैं आपको थोड़ी शॉर्ट कीज़ मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट कीज़ को किस तरह से पेन टूल के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, पेन टूल के अंदर पेन टूल की मदद से अच्छा, पेन टूल के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि पेन टूल जो है ये आपका वेक्टर ग्राफ़िक्स के लिए भी काफ़ी यूज़ होता है। तो पेन टूल जो है आपका वेक्टर ग्राफ़िक्स बहुत अच्छी आप इससे बना सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको मैं थोड़ी-सी शॉर्ट कीज़ बता दूँ कि वेक्टर ग्राफ़िक्स जब आप बनाते हैं पेन टूल की मदद से, उसके लिए शॉर्ट कीज़ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसकी शॉर्ट कीज़ कुछ हमारी इस तरह की होती हैं। मैं यहाँ पे मैंने स्क्रीन ली, ठीक है? स्क्रीन लेने के बाद मुझे यहाँ पे अगर कोई कार्टून हो यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है? इस तरह के, ठीक है? इस तरह के कार्टून्स या फिर कोई इस तरह के कार्टून्स वगैरह अगर मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, तो ये काम मैं बहुत ईज़िली पेन टूल की मदद से कर सकता हूँ, ठीक है? तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे इस कार्टून को अगर मुझे यहाँ पे मैप करना है, मतलब इसको अगर मुझे मैप करना है कार्टून को, तो वो मैं पेन टूल की मदद से किस तरह से मैं मैप कर सकता हूँ। पेन टूल से आप जो है इसको लेट्स से मैं इसको जो है मैं ओपेसिटी इसकी मैं कम कर देता हूँ, ठीक है? ओपेसिटी कम करने के लिए जो मैंने कमांड यूज़ की है वो है आपकी जो आपके ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं कीबोर्ड के अंदर या साइड पे जो नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर्स को आप यूज़ कर सकते हैं ओपेसिटी कम करने के लिए या फिर आपके पास यहाँ पर लेयर्स के पैनल के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है ओपेसिटी को मैनेज करने का। यहाँ से भी आप इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है? नंबर्स से आप कैसे करते हैं इसको कि आप जब इस आपके पास ये टूल सिलेक्टेड होता है और आपने लेयर सिलेक्टेड करी हुई है, तो इसके अंदर अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो ये 20% इसकी ओपेसिटी कर देगा। 3 प्रेस करेंगे तो 30% कर देगा, 5 प्रेस करेंगे तो 50% कर देगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप नंबर्स के ज़रिए इसकी ओपेसिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं वापस पेन टूल के ऊपर आता हूँ। अच्छा, पेन टूल से जैसे मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पे इसको शेप्स बहुत ईज़िली हम बना सकते हैं। तो वो बनाने के लिए आपको पेन टूल का क्या एक पाथ आपको स्टार्ट करना होता है। अच्छा, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया और यहाँ पे एक नोड मैंने लगाया, ठीक है? अच्छा, नोड मैंने कैसे लगाया? मैंने सिंपली पेन टूल को यहाँ पे पेन टूल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे नोड लगाया। नोड लगाने के बाद मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन अगर बनानी है, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक इस नोड लगाने के बाद मैंने यहाँ पे छोड़ दिया और स्ट्रेट लाइन बनानी है तो मैं सिंपली यहाँ पे एक और नोड लगा दूँगा, ठीक है? अच्छा, नोड लगा के आपके पास 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है?
नोड लगाने के बाद आप या तो अगर इसको बिल्कुल ही अगर आपको आगे कर्व नहीं चाहिए तो आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको आगे जो है वो कर्व चाहिए। अच्छा, अब जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो है, ये जो पार्ट आपका आ रहा है, ये आपका कर्व पार्ट आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे नोड लगा के इस तरह से इसको छोड़ दूंगा तो ये मुझे यहाँ पे प्रॉपर इसकी जो कर्व है वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो कर्व लगाने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, कर्व लगाने के लिए आप ये करते हैं कि इसके अंदर जो आपका ये नोड आ रहा है, इस नोड को आप यहाँ पे जब नोड लगाएंगे तो आप यहाँ पे छोड़े नहीं इसको, आप यहाँ पे इसको होल्ड करके रखें, ठीक है। होल्ड करके रखने के बाद आप इसको इस तरह से ड्रैग करें। अच्छा, जब आप इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 तरह के हैंडल्स आते हैं, ठीक है। एक हैंडल आपका ये वाला आता है और एक हैंडल आपका इस साइड के ऊपर आता है। तो 2 तरह के आपका हैंडल्स यहाँ पे नज़र आते हैं। अच्छा, ये वाला जो हैंडल आपका है, ये जो आपको आगे पाथ जो आगे फॉलो करना है आपको, ये आपको उसकी डायरेक्शन बताता है। और ये वाला जो हैंडल है, ये जो आपका पीछे वाला जो पाथ है, ये उसकी डायरेक्शन आप इस हैंडल से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक नोड यहाँ पे आपने ऐड कर दिया। अच्छा, नोड ऐड करने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये नोड थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे? उसको ठीक करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है। इसको ठीक करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है ऑल्ट का। ऑल्ट को जब आप प्रेस करके आप जब इस नोड को मूव करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो नोड है आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने इसको होल्ड करके रखा और आपने ड्रैग करके इसको यहाँ पे छोड़ दिया तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो नोड है आपका, ये नोड आप जो आपके ये हैंडल्स होते हैं, इन हैंडल्स को आप इजिली मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप आगे लेट्स से आपको कोई पाथ यहाँ पे आगे इस तरह से मेंटेन करना है, ठीक है, आगे आपको फॉलो करना है, तो उसके लिए आपके पास ये जो नोड आ रहा है इसको भी आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि ये वाला नोड जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका जो आगे आने वाला जो पाथ है ये उसको क्लियर करना होता है, ये उसके हिसाब से ये चीज़ फॉलो हो रही होती है। तो आपको ये हैंडल इसको मैनेज करना आपको आना चाहिए, तो इसको आप इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो ये जो इसके हैंडल्स हैं इसको मैनेज करना आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। समटाइम्स आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अगर आपको इसको मैनेज करना नहीं आता तो फिर ये बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस तरीके से आप इसको जो है वो सिलेक्शन इसकी बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर लेट्स से कि आपको यहाँ पे ये जो नोड आ रहा है इसको आपको कैंसिल करना है इस नोड को, ठीक है। मतलब जो आगे आने वाला जो नोड है वो आपको कर्व में नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको कर्व में लेकर आते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कर्व में आ रहा है, जो कि हमें कर्व में नहीं चाहिए, स्ट्रेट चाहिए। अच्छा, स्ट्रेट लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, क्लिक मैंने कैसे किया, मेरे पास ऑल्ट की होती है, ठीक है। ऑल्ट की प्रेस करूँगा मैं, और ऑल्ट की प्रेस करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये कर्व इसका खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बहुत ईजिली इसकी जो है वो सिलेक्शन में इसकी मदद से मैं बना सकता हूँ, ठीक है। ना सिर्फ सिलेक्शन बना सकता हूँ बल्कि कोई शेप्स वगैरह भी मुझे बनानी होंगी तो मैं इसकी मदद से इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। अच्छा, अभी मैं इसको ये करता हूँ कि मैं आपको क्विकली मैं ये बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो आप जब आप यहाँ पे क्लिक करके जब आप इसको होल्ड करेंगे तो होल्ड करने के बाद आपको ये देखना होता है कि आपका जो आगे आने वाला जो आपका शेप है, ठीक है, जो आगे जो आपको पाथ बनाना है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो आपको ये पाथ आ रहा है, आप इसी पाथ आगे आने वाला जो शेप है उसी के ऊपर आप इसको होल्ड करके छोड़ें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो आने आगे आगे जो चलने वाला पाथ है वो आपका इस साइड पे जा रहा है, और अगर आप इसको इस साइड पे करके छोड़ते हैं तो ये चीज़ आपकी सही नहीं होती, ठीक है। तो आपका पाथ अगर इस शेप में जाना है आगे आने वाले नोड के अंदर तो आप उसी शेप के अंदर इसको छोड़ेंगे। इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और नोड लगाया, ठीक है। एक और नोड लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको ये नोड लगा के इसको मैंने मैनेज किया, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा ये करने के बाद अच्छा चलिए मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ ताकि हमारा एक पूरा शेप कंप्लीट हो जाए, ठीक है।
इस तरीके से मैं इसको जो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक। ये हैंडल मैंने कैंसिल किया ऑल्ट की वजह से। कैंसिल करने के बाद मैं इसको, ये वाला शेप हमने बनाया। इस तरीके से। अच्छा, ये मैंने काम किया। अच्छा, ये करने के बाद मैं इसको क्विकली जल्दी से मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि हम आगे काम कर सकें। मैं इसको बस क्विकली मैं इसको कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर आप लोग अपनी जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा अगर आप लोगों को कहीं पे कोई इश्यू आए तो, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारा ये कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, फिर इसको कंप्लीट करने के बाद आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसको कलर करना है, ठीक है, तो कलर आप कैसे करेंगे? कलर करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, तो मैं आपको कलर करने के बताता हूँ। ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, बस 1 मिनट इसके अंदर। ठीक है, इसको भी यहीं से यहीं पे मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक शेप हमारी कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट। इसके मैंने हाथ छोड़ दिए क्विकली, मैंने जैसे इसको कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, ये शेप हमारी एक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये जो शेप हमारी कंप्लीट हुई है, अच्छा इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि ये जो आपके टूल्स आ रहे हैं, इन टूल्स के ऑप्शन आपके पास ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस टूल के ऑप्शन भी आपके पास ऊपर इस तरफ आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि ये शेप है या पाथ है, ठीक है। अच्छा, ये शेप और पाथ आपका क्या होता है? अच्छा, शेप के अंदर ये होता है कि आपको एक न्यू लेयर बना के ये पूरा शेप जो है, ये पूरा शेप आपकी न्यू लेयर के ऊपर ही अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो इसका फायदा ये होता है कि आप इसके अंदर कोई कलर वगैरह आपको चेंज करने हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई स्ट्रोक वगैरह अप्लाई करना है तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा होता है जो आपको जो है वो अच्छा, ये स्ट्रोक का साइज़ जो है ये आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं कि आपको कितना स्ट्रोक इसके अंदर रखना है, ठीक है। तो स्ट्रोक का जो स्टाइल है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि स्ट्रोक का स्टाइल आपको कैसे रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं जो आपका ये जो आपका पार्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये शेप जो है, ये शेप आपको मतलब ये शेप चाहिए या पाथ चाहिए? तो ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर आपके पास होते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्ज़ करें अगर मैं यहाँ से शेप को हटा के सिर्फ़ पाथ में यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है? और ये पाथ करने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर में बनाता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसने ये पाथ तो मेरा बना दिया, लेकिन इसने यहाँ पे न्यू लेयर यहाँ पे नहीं बनाई इसने, ठीक है? तो अगर मुझे यहाँ पे न्यू लेयर अगर मुझे चाहिए होगी, तो उसके लिए मैं पाथ के बजाय यहाँ से यहाँ पर शेप सेलेक्ट करके, ठीक है, अब अगर मैं बनाता हूँ तो आप ये देख लेंगे यहाँ पे इसने न्यू लेयर मेरी बना ली, ठीक है। अच्छा, न्यू लेयर जब मैं बनाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अपनी सारी सेटिंग इसके अंदर कर सकता हूँ कि अब ये मेरी प्रॉपर एक लेयर है, ठीक है, सिर्फ शेप नहीं है। शेप आपको तब काम में आती है जब आपको फॉर एग्जाम्पल कोई सिलेक्शन बनानी हो, आपको कोई ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बना के आपको उसको निकालना हो, तो तब आपको ये शेप काम में पाथ काम में आता है। अदरवाइज शेप जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ में होता है अगर आपको वेक्टर वगैरह बनाना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अ, अच्छा, अब ये तो मैंने बना लिया। अब इसको बनाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं स्ट्रोक के, ठीक है। स्ट्रोक के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। स्ट्रोक जो है वो आपको किस स्टाइल में चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर क्या ऑप्शंस होते हैं। कि स्ट्रोक के अंदर जब आप यहाँ पे मोर ऑप्शंस के अंदर जाएँगे, ठीक है। मोर ऑप्शंस के अंदर जाने के बाद ये आपको बताता है कि स्ट्रोक आपको किस तरह का चाहिए, इनसाइड चाहिए या सेंटर चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखने के लिए जो स्ट्रोक मैंने यहाँ से सेंटर प्रेस किया, तो ये स्ट्रोक जो है मेरा, जो मेरी आउटलाइन है, जो पाथ आ रहा है मेरा इसके सेंटर में होगा, ठीक है। अगर मैं इसको आउटसाइड करूँगा तो ये स्ट्रोक मेरा बिल्कुल ही आउटसाइड पे हो जाएगा, शेप के आउटसाइड पे स्ट्रोक मेरा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मेरा ये राउंड का ऑप्शन आता है, इसके अंदर कि मुझे राउंडेड चाहिए या स्क्वायर में चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि कब आपको यूज़ में आता है। इसी तरीके से मेरे कॉर्नर्स होते हैं कि मुझे कॉर्नर्स किस तरह के चाहिए। तो जब आप इसके अंदर कोई इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं जिसके अंदर आपको कॉर्नर्स वगैरह जो है वो काफ़ी उसके अंदर मेंटेन हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें काफ़ी यूज़ में आती हैं, ठीक है। जैसे मैंने
आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे ये जो आपका शेप आ रहा है, इसके अंदर आप देखेंगे बिल्कुल मीटर में आ रहा है। मीटर मतलब ये बिल्कुल इसके अंदर कोई कर्व शेप नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको राउंड कर देता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि अब ये जो शेप आपकी जो आ रही है, ये आपकी राउंड हो गई, ठीक है। बेवल अगर मैं करता हूँ, तो इसको बेवल के अंदर आपकी ये शेप जो है ये इस तरीके से मेंटेन हो जाती है, ठीक है। तो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, वो कॉर्नर्स को आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी ये वाली शेप्स भी होती हैं, जो कि आपके राउंडेड और बट और ये स्क्वायर, इस तरह से ये काम करती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सारे इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करके मैं यहाँ पे ये डैश में यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, डैश बनाने के बाद मुझे यहाँ पे डैश की भी स्टाइलिंग यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है कि डैश मुझे कितना किस स्टाइल के अंदर मुझे चाहिए। मतलब इसके अंदर जो डैश के अंदर जो गैप है वो मेरा कितना होना चाहिए, ठीक है। और ये डैश जो है ये कितने इसका जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे 4 आ रहा है, अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो आप ये देखेंगे जो मेरा डैश का जो साइज़ है, ठीक है, ये जो मेरा साइज़ आ रहा है ये मेरा बढ़ जाता है। और गैप को भी अगर मैं बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 कर देता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि जो गैप है ये हर डैश आउटलाइन के साथ जो गैप आ रहा है, ये गैप भी मेरा यहाँ से बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये डैश और गैप को यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं बीच में, ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारे पास ऑप्शन आता है डैश और गैप को मेंटेन करने का। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास आते हैं पेन टूल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ऑप्शन आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक जो हमारी शेप्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे शेप्स होते हैं, इन शेप्स को हम यहाँ पे अलाइन भी कर सकते हैं। जैसे अलाइनमेंट के ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसको हम कंबाइन वगैरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 2 शेप्स हैं, ठीक है, इस तरह के। इसका स्ट्रोक मैं फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 2 शेप्स आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह के। अच्छा, शेप के जो लेयर आपकी शेप की है, उस शेप के लेयर के ऊपर आपको अगर एक दूसरा शेप अगर आपको बनाना होगा, तो वो आप कैसे बनाएंगे? वो बनाने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप एक न्यू आप उसी लेयर के ऊपर न्यू शेप आप बना सकते हैं, ठीक है। न्यू शेप बनाने के लिए आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे इस तरह का कोई शेप बनाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये जो अभी मैंने शेप बनाया है, ये शेप मेरा दूसरी लेयर के ऊपर नहीं, उसी लेयर के ऊपर जबकि ये बना है, ठीक है। तो ये जो शेप मेरा है, ये आप उसी लेयर के ऊपर शिफ्ट की मदद से आप बना सकते हैं। अच्छा, अब लेट्स से कि मैं आपके पास यहाँ पे ये 2 तरह के शेप्स आ रहे हैं, ठीक है। एक ये शेप आ रहा है आपके पास और आपके पास एक शेप आ रहा है इस तरह का, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ये शेप मैंने बनाया था आपके इसकी मदद से, इस रेक्टेंगल टूल की मदद से, ठीक है। अच्छा, ये जो शेप मैंने बनाया है इसका अच्छा, इन दोनों शेप्स को मुझे आपस में मर्ज करना है। जैसे कि अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे, तो ये दोनों शेप्स आपस में मर्ज नहीं है। मर्ज मतलब ये अलग-अलग शेप्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों शेप्स को मुझे आपस में मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आता है कंबाइन शेप्स, सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप और इंटरसेक्ट शेप और एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप और मर्ज शेप, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑप्शन आते हैं शेप्स के साथ प्ले अराउंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर आप देखें कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट इसको करूँगा, तो जितना मेरा ये शेप का एरिया है, उतने एरिया को ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा, यानी कि उतने एरिया को माइनस करके पूरे ओवरऑल फिल बैकग्राउंड के ऊपर ये फिल दिखा देता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट शेप एरिया करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि जो शेप एरिया मेरा इंटरसेक्ट जो ओवरलैप हो रहा है मेरा एरिया, ये सिर्फ उतने पार्ट के अंदर ये शेप रखेगा, बाकी दूसरे पार्ट्स जो है ये उसके अंदर हटा देगा। अच्छा, इसी तरह की अगर आप ये एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप कहेंगे, तो इसके अंदर जो आपका ओवरलैपिंग पार्ट है, उस पार्ट को ही हटा के बाकी जो दूसरे पार्ट आपका आ रहा है, उसके अंदर आपके ये शेप्स को दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास जो आपका ऑप्शन आता है, वो आता है आपके पास मर्ज शेप कंपोनेंट्स, ठीक है। मर्ज शेप कंपोनेंट्स क्या होता है, जब मैं इसको मर्ज करता हूँ, तो मर्ज करने के बाद ये मुझे एक ऑप्शन देता है रेगुलर पाथ का, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन ने मुझे इसलिए दिया है इसलिए क्योंकि ये मर्ज जो है ये इस तरह से कर देता है कि आपका इन दोनों शेप्स को आप फिर अलग-अलग मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। मतलब आप अगर देखें यहाँ पे, तो इसके अंदर अभी हमारे पास ये दोनों अलग-अलग शेप्स हैं, ठीक है। इस तरह की अलग-अलग शेप्स हैं और हम अलग-अलग काम कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों शेप्स को यूज़ करते हुए।
अच्छा, इसके अंदर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखें। आपके पास 2 तरह के सिलेक्शन आपके पास 2 तरह के पॉइंटर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, सिलेक्शन टूल्स होते हैं, जो कि आपके पास आता है पेन टूल सिलेक्शन, ठीक है? और एक आपके पास आता है लेयर सिलेक्शन टूल, ठीक है? तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि ये वाला जो टूल आपका आता है, इसकी मदद से आप किसी भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो आप मुझे देख रहे हैं कि मैं अलग-अलग शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट जो है मैं इस टूल की मदद से कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी मदद से करूँगा तो इसकी मदद से मैं लेयर सेलेक्ट करता हूँ, शेप सेलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? तो अगर आपको शेप सेलेक्ट करनी हो तो उसके लिए आपको ये टूल यूज़ करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताई थी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ मैं यहाँ पे कॉपी लेता हूँ ऑल्ट की मदद से। ऑल्ट मैंने प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे इस शेप की कॉपी लेनी है, ठीक है? तो कॉपी लेने के लिए मैंने ऑल्ट प्रेस करके इसको मैंने होल्ड पे रखा, होल्ड किया। होल्ड करने के बाद मैं अगर इसको मूव करता हूँ, तो ये मेरी कॉपी लेकर आ जाता है इस शेप की, ठीक है? अच्छा, अब अगर मुझे ये मल्टीपल सिलेक्शन अगर मुझे इसकी करनी है, ठीक है? मल्टीपल सिलेक्शन के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा। शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं इसको मल्टीपल सिलेक्ट में इसको कर सकता हूँ इज़िली, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? तो आप ये देख रहे हैं कि मल्टीपल सिलेक्शन इस टूल की मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो जो आपके शेप्स जो आपके आ रहे हैं, इसको आप मल्टीपल सिलेक्शन आप इस तरह से इसकी कर सकते हैं इज़िली। अच्छा, मल्टीपल सिलेक्शन तो मैंने कर ली। इसकी अब इसके बाद अगर मुझे इसको अलाइनमेंट करनी है, तो अलाइनमेंट करने के लिए मेरे पास इसके ऑप्शंस आते हैं। हर शेप के अंदर मेरे पास ऑप्शन आता है। रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप डिलीट प्रेस करेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको मल्टीपल सिलेक्शन आप इसकी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे ये अलाइनमेंट इसकी करनी है, तो अलाइनमेंट करने के लिए भी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं शेप्स के, ठीक है? वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ अलाइनमेंट ऑप्शंस। अच्छा, अलाइनमेंट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये एक लेयर है, ठीक है? इस लेयर को मैं यहाँ पे शेप को मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मुझे इसको अलाइन करना है। अच्छा, अलाइन करने के लिए मैं जब इसको मल्टीपल सिलेक्शन में इसकी करता हूँ, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए मैंने शिफ्ट की मदद से मैंने मल्टीपल सिलेक्शन करी, ठीक है? मल्टीपल सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे अलाइनमेंट टूल्स के ऊपर आता हूँ। अलाइनमेंट टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास अलाइनमेंट के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि मुझे अलाइनमेंट किस तरह की इसकी करनी है। तो ये अलाइनमेंट के जो ऑप्शन है ये आपके तकरीबन सिमिलर हैं जो हमने फिग्मा के अंदर हमने देखे थे। इसके अंदर हम इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके सारे शेप्स जो है वो लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे। न सिर्फ शेप्स बल्कि अगर आप कोई लेयर्स को सिलेक्ट करके भी अगर आप इसको अलाइन करते हैं तो वो भी आपके पास लेफ्ट अलाइन आपकी हो जाएगी, ठीक है? तो ये जो अलाइनमेंट टूल्स हैं, ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ शेप्स पे यूज़ करें, आप लेयर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने लेफ्ट अलाइन इसको किया है, ठीक है? अच्छा, लेफ्ट अलाइन करने के बाद अगर मैं आपको इसका टॉप अलाइन करने करने का बताऊँ, तो आप टॉप अलाइन भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो 4 लेयर्स मेरी आ रही है, मुझे इनको टॉप अलाइन करना है, तो टॉप अलाइन करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आता है टॉप एजेस, ठीक है? तो ये जो भी सबसे ज़्यादा टॉप पर लेयर होगी, उस लेयर के टॉप के ऊपर ये इसको अलाइन कर देता है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है अच्छा, अलाइन करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा लेयर सेलेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अलाइन हमेशा 2 लेयर्स को करते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स को आप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अलाइन करने के लिए मेरे पास यहाँ पे 3 लेयर्स मेरे पास यहाँ पर हैं, ठीक है? एक शेप को मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, 3 लेयर्स मेरे पास यहाँ पर हैं। अब इसको अगर मैं वर्टिकल सेंटर अलाइन करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि ये वर्टिकली सेंटर इसने अलाइन कर दिया, ठीक है? अच्छा, अगर मुझे ये जो स्पेस आ रहा है, ये स्पेस अगर मुझे बराबर करना है, तो स्पेस बराबर करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले लेफ्ट अलाइन में इसको करता हूँ। अच्छा, अब स्पेस बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी लेयर है इस तरह की, और मुझे इनके दरमियान का जो स्पेस है वो मुझे इक्वल करना है, ठीक है? अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा कि ये जो स्पेस है ये आपका इक्वल नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं, 20, 25, 30 लेयर्स हैं आपके पास, और आपको यहाँ पे इसको ये जो स्पेस आ रहा है ये आपको इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? उसके करने के आपके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको मैनुअली
कर लें, या फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट विड्थ और डिस्ट्रीब्यूट हाइट्स का, ठीक है। अच्छा, जब आप डिस्ट्रीब्यूट हाइट्स की करते हैं तो इसका मतलब है कि जो आपका सेंटर का स्पेस आ रहा है, ये सेंटर का स्पेस आपका बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सारी लेयर्स के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से ये जो डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन आपका यूज़ होता है, ये आपका उसके अंदर भी ऐसे ही यूज़ होता है कि जैसे अगर आप इसको हॉरिज़ॉन्टली अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास यही ऑप्शन है सारे कि आपके पास सबसे पहले आप मल्टीपल सिलेक्शन करेंगे लेयर्स को। मल्टीपल सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूट विड्थ, ठीक है। तो इस शेप से भी ये वाज़ेह हो रहा है कि ये जो है वो हॉरिज़ॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको विड्थ कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी, ये आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हॉरिज़ॉन्टली। ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप किसी भी एक शेप को आप किस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी भी एक लेयर को, किसी भी एक शेप को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, ठीक है। तो कंट्रोल टी जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शन यहाँ पे आपके पास इनेबल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे जो बाउंडिंग बॉक्स है आपके, ये आपका यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इस तरह के बॉक्स अब आना शुरू हो गए कि अब आप जो है इसको ईज़िली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं किसी भी एक लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी एक लेयर को पकड़ के आप इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी आपका शेप, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे, तो ट्रांसफ़ॉर्म करने के बाद आप सिंपली इसको एंटर करेंगे, तो आपकी ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और ख़ास बात है शेप लेयर्स के अंदर कि जो भी आप शेप लेयर्स आप बनाते हैं, तो हर शेप लेयर के अंदर इसके नोड्स होते हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आएँगे कि जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे नोड्स आ रहे हैं शेप्स के, ठीक है। तो ये नोड्स को भी आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको पेन टूल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये नोड्स को भी आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो है आपकी शेप लेयर है, जो कि आपकी पेन टूल की मदद से ईज़िली आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नोड को मॉडिफ़ाई करने के लिए मैं पी प्रेस करके पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह का साइन बना हुआ आ जाएगा। अच्छा, ये साइन क्या करता है आपका, अभी अभी आपके अभी आपका ये जो नोड आ रहा है, इसके आस-पास में आपको कोई हैंडल्स नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। जब वो हैंडल्स आपको लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हैंडल्स यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ़ एक लेयर में इसकी रखता हूँ, इस तरह की, ठीक है। अच्छा, ये हैंडल्स अगर मुझे यहाँ पे लाने होंगे, तो उसके लिए मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा किसी भी नोड के ऊपर। ऑल्ट प्रेस करने के बाद मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसको मैं ड्रैग करूँगा, ठीक है। तो ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 हैंडल्स मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया नोड के ऊपर ऑल्ट प्रेस करके। ऑल्ट प्रेस किया मैंने, ऑल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सिंपली इस तरह से मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके हैंडल्स यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। अच्छा, हैंडल्स आप कब लेकर आते हैं, जब आपको कोई भी पार्ट आपको कर्व में चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको कर्व में नहीं चाहिए तो आपको हैंडल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हैंडल्स आपके यूज़ में आते हैं वो आपको कर्व करने के लिए ही यूज़ में आते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक हैंडल को अगर आपको सिलेक्ट करना है, तो किसी स्पेसिफिक हैंडल को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप इस हैंडल के ऊपर जब क्लिक करेंगे, तो ये हैंडल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि ये जो हैंडल आपका आ रहा है, ये हैंडल आपका मूव हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये इसका जो सेकंड वाला हैंडल है, वो भी इसी के हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर आपको सेकंड वाला हैंडल आप चाहते हैं कि वो मूव नहीं करे, आपका सिर्फ एक हैंडल मूव करे, ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे? अच्छा, वो करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑल्ट का, ठीक है। अगर आप कंट्रोल के बजाय, अभी जैसे मैंने इसको कंट्रोल यहाँ पे प्रेस किया है, ठीक है, तो ये दोनों हैंडल्स को एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के बजाय अगर आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करने के बाद अगर आप इसको मूव करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये वाला हैंडल मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इस तरह का लेकिन जो आप हैंडल सेलेक्ट किया है, सिर्फ वही हैंडल मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑल्ट प्रेस करके आप चाहें तो एक हैंडल को भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका आपकी जो शेप्स हैं, वो आप इस तरीके से अपनी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन और भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक शेप लेयर आ रही है।
इस एक शेप लेयर के अंदर आपके पास इस वक्त 4 नोड्स आ गए हैं। अब आपको इसके अंदर मज़ीद नोड्स आपको ऐड करने हैं या आपको रिमूव करने हैं, ठीक है? तो वो आप कैसे करेंगे? वो रिमूव करने के लिए आप आप जो पेन टूल आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है? पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद आप जिस शेप के ऊपर आपको जो है वो नोड ऐड करना है, आप सबसे पहले कंट्रोल की मदद से उस शेप को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप सिर्फ क्लिक कर दें उस शेप के ऊपर, तो वो शेप आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप पाथ के ऊपर जब आप लेकर आएँगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन आइकन प्लस का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ठीक है? अभी अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको, तो अभी मेरे पास यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे इसके ऊपर लेकर आया हूँ। अच्छा, मैं जैसे इसके ऊपर लेकर आता हूँ तो प्लस का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप नोटिस करें तो ये आप नोटिस करेंगे जो पेन टूल मेरा आ रहा है उसके साइड में बिल्कुल छोटा-सा प्लस का आइकन बना हुआ है, ठीक है? अच्छा, प्लस के आइकन जैसे ही आपके पास बना हुआ आ जाए, तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आपके पास एक नोड यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से जब आप किसी नोड को रिमूव करना है, तो आप उस नोड के ऊपर लेकर जाएँगे, ठीक है? तो आपके पास प्लस के बजाय माइनस का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ठीक है? तो आपको अगर कोई नोड रिमूव करना है, तो आप माइनस के ऑप्शन की मदद से आप उस नोड को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? तो आप ये देखेंगे वो नोड जो है, ये मैंने इसका यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके से ये नोड को आप ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये नोड का तो मैंने आपको बता दिया कि नोड्स किस तरीके से यूज़ होते हैं, ठीक। इसको आप काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इसकी, ठीक है। ये नोड्स की प्रैक्टिस करें और इसके अंदर अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर पूछिएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको आज एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसके अंदर जो टाइपिंग टूल है हमारा, ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसको मैं आज क्विकली जो है वो इसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर टाइपिंग टूल का मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ विंडो। अच्छा, आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे टाइपिंग टूल की एक विंडो मैंने यहाँ पे ओपन करी है, ठीक है। इस तरीके से। अच्छा, टाइपिंग टूल की जो विंडो मेरी यहाँ पे आई है, इस विंडो के अंदर मेरे पास यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं। 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है हमारे पास कैरेक्टर और एक होता है हमारे पास पैराग्राफ, ठीक है। तो ये 2 तरह के ऑप्शन हमारे पास टाइपिंग टूल के अंदर हमारे पास होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोई चीज़ टाइप करनी है, तो टाइप करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, टाइप मैं कर रहा हूँ लेकिन इसका फॉन्ट साइज़ मैंने काफ़ी छोटा रखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा-सा फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। 34 या इसको मैं 60 कर देता हूँ। अच्छा, ये जैसे कि टाइपिंग का मैंने आपको बताया कि टाइपिंग जो है आप यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको टाइप कर सकते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, ठीक है? इसके अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टाइपिंग जो करनी है आपको इस तरह से टाइप नहीं करना, आपको कोई पैराग्राफ टाइप करना है, ठीक है? तो पैराग्राफ आप किस तरह से टाइप करेंगे? पैराग्राफ टाइप करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है। वेबसाइट में यहाँ पे ओपन करता हूँ libsum.com। libsum.com के ये क्या करती है वेबसाइट, ये आपको डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करती है, जिसका वैसे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आप इसको एज़ अ डमी टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये एक पैराग्राफ है जो कि मुझे यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। अब पैराग्राफ टाइप करने के लिए लेट्स से कि मेरे पास जो है वो इतना स्पेस है, इतना इतना मेरे पास बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर मुझे वो पैराग्राफ अपना लिखना है, तो वो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ अपने पैराग्राफ को? ठीक है, वो लिखने के लिए मेरे पास सिंपली यहाँ पे जो टाइप टूल मेरे पास आ रहा है, अगर तो मैं इसको इसी तरह से मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि जो मैंने पैराग्राफ वहाँ से कॉपी किया था वो एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट हो गया। लेकिन जो पेस्ट हुआ है ये, कि आप देखेंगे बिल्कुल जो है वो एक ही लाइन के अंदर ये पूरा पैराग्राफ हमारा आ रहा है, ठीक है। आप ये देखेंगे पूरा एक ही लाइन के अंदर पैराग्राफ आ रहा है। लेकिन अगर मुझे इस बॉक्स के अंदर मुझे इसको टाइप करना है, तो बॉक्स के अंदर टाइप करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं इसके अंदर ये कर दूँ कि या तो मैं इसके अंदर ये कर दूँ कि जो पैराग्राफ मेरा आ रहा है, इसको मैं जो है थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करके मैं इसको जो है यहाँ पर एंटर कर दूँ मैनुअली, तो ये मेरा पैराग्राफ यहाँ पे मैन्युअली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। इस तरीके से आप
जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट होगी। और ये प्रॉपर तरीका है नहीं। मतलब अगर आपको ये पैराग्राफ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मुझे इसका साइज़ छोटा करना है, तो आपको फिर दोबारा से आपको इसकी जो है वो मैनेज करना पड़ेगा कि ये कितने कैरेक्टर्स के बाद जो है वो ये नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो इसका प्रॉपर तरीका क्या है? इसका प्रॉपर तरीका ये है कि आप इस पैराग्राफ के अंदर, इस पैराग्राफ को आप जब सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये जो बॉक्स आ रहा है, ठीक है? इस बॉक्स, ये बॉक्स तो अगर तो आपको ये शेप लेयर है, ठीक है? तो शेप लेयर के अंदर आप इस बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिंपली। क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, तो आप ये देखेंगे कि जो मैंने पेस्ट किया है वो उसी बॉक्स के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया है, ठीक है? मैं अगर यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज अगर बढ़ा भी देता हूँ, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिकली मेरी जो लाइन ब्रेक्स है वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है, ठीक है? तो इसके अंदर मुझे लाइन ब्रेक्स की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे और भी मल्टीपल ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आते हैं। आपके पास यहाँ पर आते हैं फॉन्ट फैमिली चेंज करने का। आप इसके अंदर फॉन्ट फैमिली आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो कैलिबरी है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसकी फॉन्ट फैमिली को रोबोटो कर सकता हूँ, इस तरीके से, ठीक है? फिर फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे अप्लाई चेंज कर सकता हूँ, या फिर मुझे कोई स्टाइलिश फॉन्ट चाहिए तो वो स्टाइलिश फॉन्ट में यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है? तो फॉन्ट फैमिलीज को मैं इस तरह से यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद फॉन्ट फैमिली के साथ यहाँ पे आपके पास आता है ऑप्शन फॉन्ट वेट का, ठीक है? फॉन्ट वेट आपका क्या होता है कि आपका जो फॉन्ट है वो आपको उसका बोल्ड कितना रखना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक फॉन्ट है रोबोटो। इसका साइज, इसका जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको। अच्छा, अब ये जो इसका फॉन्ट वेट आ रहा है, फॉन्ट वेट इसका जो आ रहा है वो आ रहा है रेगुलर, ठीक है? और यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल फॉन्ट वेट्स इसके नजर आएंगे। अच्छा, ये फॉन्ट वेट ज़रूरी नहीं है आपके हर फॉन्ट के अंदर हो। जो भी आपका इसको जो कहते हैं, इसको फॉन्ट कहते हैं, ठीक है? इसका जो फॉन्ट स्टाइल जो होता है आपका वो कहलाता है फॉन्ट फैमिली। और ये कहलाता है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मतलब वो फॉन्ट आपका कितना ज़्यादा बोल्ड होना चाहिए, कितना ज़्यादा थिन होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, ठीक है? तो ये फॉन्ट वेट आपका ये कहलाता है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे फॉन्ट वेट को अपना लाइट कर देता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा फॉन्ट वेट आ रहा है ये फॉन्ट वेट मेरा लाइट पे हो गया है, ठीक है? अब मैं अगर इसको थिन करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि जो फॉन्ट वेट है मेरा वो बिल्कुल ही जो है वो थिन स्टाइल के अंदर है। इस तरीके से, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, तो आप ये देखेंगे जो मेरा फॉन्ट वेट है वो मेरा बोल्ड हो जाता है। तो ये जो फॉन्ट वेट आपके आ रहे हैं ये आपके हर टेक्स्ट के, हर फॉन्ट फैमिली के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं। किसी के अंदर हो सकता है आपके पास थिन का ऑप्शन अवेलेबल हो, किसी के अंदर नहीं हो, ठीक है? किसी के अंदर आपका मीडियम है, किसी के अंदर नहीं है मीडियम। ये फॉन्ट वेट्स आपके हर फॉन्ट फैमिली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है फॉन्ट साइज का ऑप्शन। फॉन्ट साइज को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इसका फॉन्ट साइज 30 है, मैं इसको चाहूँ तो 60 कर सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब जब मैंने 60 फॉन्ट साइज इसका किया है, तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो लाइन हाइट आ रही है, ठीक है? लाइन हाइट मतलब जो स्पेसिंग आ रही है लाइंस के दरमियान, वो लाइन स्पेसिंग भी खराब हो गई। वो लाइन स्पेसिंग को भी मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। अभी इस वक्त जो इसकी लाइन स्पेसिंग है वो 40 है। अगर मैं इसको 70 करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि जो इसकी जो लाइंस की जो स्पेसिंग है वो भी यहाँ से मेंटेन हो रही है। अच्छा, लाइन स्पेसिंग के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है लेटर स्पेसिंग का, ठीक है? अच्छा, लेटर स्पेसिंग को भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जो लेटर स्पेलिंग है वो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसकी 100 कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं इसकी 100 कर देता हूँ, तो 100 लेटर स्पेलिंग का मतलब है कि हर वर्ड के दरमियान में कितना स्पेस होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप इस स्पेसिंग को भी मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो 5-6 ऑप्शन है ये आपको बहुत ज़्यादा यूज में रहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शन आए थे कि फॉन्ट्स आपको कितना स्ट्रेच करना है, ठीक है? आप ये देखेंगे फॉन्ट आपका स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप फॉन्ट्स को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि ये मेरा बस फॉन्ट आ रहा है। इसका कलर मैंने वाइट किया। वाइट करने के बाद अगर मैं इसके अंदर स्ट्रेच अप्लाई करूंगा तो आप ये देखेंगे फॉन्ट मेरा स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है? स्ट्रेच मेरा बाय डिफॉल्ट 100% पर होता है।
या फिर स्ट्रेच के बाद आपके पास नीचे और ऑप्शन आते हैं। फॉन्ट साइज को फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो एम आ रहा है, ये एम को आपको थोड़ा सा ऊपर करना है, ठीक है। तो एम ऊपर करने के लिए मतलब थोड़ा सा पोजीशन मुझे इसकी थोड़ी सी अप करनी है, या एम सिर्फ व्यू की पोजीशन मुझे अप करनी है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि मैं इसकी पोजीशन के साथ यहाँ पे प्ले अराउंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप किसी स्पेसिफिक के लिए या फिर पूरे फॉन्ट के लिए आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे, अच्छा ये आपका जो ऑप्शन है, ये वर्टिकल स्केल का ऑप्शन है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल स्केल का ऑप्शन है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको मैंने वर्टिकल स्केल किया था, मैं चाहूँ तो इसको हॉरिजॉन्टल स्केल भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल स्केल का भी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास कलर्स का ऑप्शन आता है। आप फॉन्ट से कलर आप चेंज कर सकते हैं easily, ठीक है। जो आपकी सिलेक्शन है सिर्फ उतने कलर ये सिलेक्ट चेंज करेगा। अगर आपको पूरे फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप पूरे फॉन्ट को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर देंगे, या लेयर को सिलेक्ट करके उसका कलर आप चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये कलर्स को चेंज कर सकते हैं इजीली। अच्छा, फिर इसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं फॉन्ट की मजीद स्टाइलिंग के। ये स्टाइलिंग आपकी फॉन्ट के मजीद बोल्ड करने की, ठीक है। इसको आप इटैलिक कर सकते हैं, इसको आप फॉन्ट को कैपिटल कर सकते हैं, इसके अंदर आप फॉन्ट को कैपिटल स्मॉल में कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल होता है, उसके बाद आपके कैपिटल वर्ड होता है, लेकिन फॉन्ट साइज छोटा हो जाता है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे अंडरलाइंस के ऑप्शन हैं, और लाइन थ्रू के ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे और मजीद काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। अच्छा, फिर आप यहाँ पे उर्दू इंग्लिश टाइपिंग भी आप यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि उर्दू इंग्लिश टाइपिंग आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उर्दू इंग्लिश टाइपिंग्स के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है LTR और RTL, जैसे कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास आते हैं, तो आप यहाँ पे इजीली ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट विंडो जो आपकी है वो है पैराग्राफ की, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा था। मैं यहाँ पे अगर एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। पैराग्राफ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं साइज दे देता हूँ 30, और इसकी मैं लाइन हाइट में दे देता हूँ 35, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पैराग्राफ की जो स्टाइलिंग है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो जैसे ये एक वर्ड आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये वर्ड यहाँ पे इस लाइन में कंप्लीट नहीं हो सका, तो इसने डैश के साथ नेक्स्ट लाइन में मूव कर दिया वर्ड, ठीक है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं पैराग्राफ की सेटिंग्स के अंदर, जो आपके पास सेटिंग्स आती है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन आता है हाइफनेट का। हाइफनेट को अगर आप अनचेक कर देंगे तो आपका वो पूरा वर्ड नीचे मूव हो जाएगा, बजाय इससे कि वो आधा वर्ड ऊपर आ रहा हो, आधा वर्ड आपका नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका इन वर्ड्स के अंदर आपके पास इसकी भी सेटिंग आती है कि आपका वर्ड जो है वो कितनी इंटेंशन का होना चाहिए, इंटेंट इसका कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि ये वर्ड आपका इंडेंट हो, तो आप ये पूरा ये जो आपको पूरा पैराग्राफ है, ये आपका लेफ्ट साइड से इंडेंट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप राइट साइड से इंडेंट करना चाह रहे हैं, मतलब ये राइट साइड से स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये राइट साइड से स्पेस क्रिएट हो जाता है इस तरह, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे किया था, बॉक्स आ रहा है मेरा, इस बॉक्स के अंदर जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया था, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट जो मैंने टाइप किया है, ये इसके अंदर पहले ये इस तरह का टेक्स्ट आ रहा था, जिसके अंदर मेरे पास स्पेस नहीं आ रहे थे, ठीक है। ये बॉक्स से बिल्कुल चिपका हुआ है। इसको अगर मुझे कंट्रोल करना है तो वो मैं यहाँ से इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ इंडेंट को। अच्छा, फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं मीडियम। ये इतना ज़्यादा यूज में ऑप्शन नहीं होते, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये आपके पास लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये दो तरह के टूल्स मैंने आपको आज बताए हैं, जिसके अंदर आपके पास एक पेन टूल आपका है, और उसके अंदर आपका एक टाइपिंग टूल है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, या फिर कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह करना है, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा इसके अलावा ये जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं, इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। इन टूल्स की प्रैक्टिस करने के बाद आप आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अनिल भाई, ये जो सिलेक्शन करी थी आपने,
जो उसमें लेयर पहले सिलेक्ट करके फिर करना है। कौन सी सिलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये जो आपने अभी बॉक्स बॉक्स बनाए थे इसको लेबल करने के लिए, अच्छा, ये जो वो बॉक्स जैसा, जो बॉक्स मैंने अभी बनाए थे। जी जैसा हम फिग्मा में करते हैं सिलेक्ट करके, वैसे ही करना है इसमें भी। देखो, इसके अंदर मैंने ये वीडियो में आपने शायद देर से ज्वाइन किया है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जो बॉक्स मैंने अभी बनाए थे उसके अंदर आपके पास यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक होता है आपके पास शेप और एक होता है आपके पास पाथ। ठीक है, अगर आप शेप ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करते हो और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह से कोई शेप बनाते हो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके लेयर बना देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से पाथ सेलेक्ट करके आप फिर अगर इसके अंदर ये शेप बनाते हो तो आप देखोगे ये सिर्फ पाथ बनाएगा, ये शेप नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ठीक। इसके अंदर आपको अगर शेप बनाना है तो शेप के लिए आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका शेप चूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जैसे हम ये दोनों बना ली, ठीक है, अब हम इसको इसे लेवल में करना है और गैप इसका बराबर करना है। अच्छा, ओके। जैसे हम फिर, उसके लिए भी आपका ये जो शेप आप उसके लिए भी आपका ये जो लेयर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स को बनाने के बाद जो आपकी अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट आपकी शेप्स के ऊपर भी अप्लाई होती है और अलाइनमेंट आपकी लेयर्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 5 बॉक्सेस आ रहे हैं, इन 5 बॉक्सेस को मुझे अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं एक ही लेयर के ऊपर मैंने ये ऑप्शन बनाए। अगर आप इनको अलग लेयर्स के ऊपर ही बना दोगे तो उससे भी ये काम करेगा। ठीक है, जैसे कि इससे पहले आपने देखा था कि वो मैंने एक लेयर पे बनाया था, अभी अगर मैं इसको अलग लेयर पे अगर मैं बनाता हूँ तो आप ये देख रहे हो नीचे की मेरे पास जो लेयर्स आ रही है ये बिल्कुल अलग लेयर है। ठीक है, ये जो ये लेयर आ रही है बिल्कुल अलग इसकी लेयर। की क्या है? ऑल्ट प्रेस करके आप इसकी कॉपी ले सकते वो लेयर भी अलग बन जाएगी। हैं। हाँ, लेयर अलग बन जाएगी। अच्छा, इसके अंदर दो अलग अलग तरह के टूल होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये आपने ये सिलेक्शन करी, सिलेक्शन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे शेप्स को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप ये शेप्स बना के शेप टूल को की सिलेक्शन, ये पाथ सिलेक्शन टूल आपका आता है। ठीक है, आप ए प्रेस करोगे, शॉर्ट की है इसकी, ए प्रेस करोगे तो आपके पास ये पाथ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप किसी भी पाथ को सिलेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। अच्छा, जैसे कि ये एक ही लेयर के ऊपर मेरे पास मल्टीपल पाथ्स मैंने इसके बनाए, अगर मुझे इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो मैं इजीली यहाँ से ऑप्शन इस ऑप्शन की मदद से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इसको। अच्छा, जो सेलेक्ट हुए शिफ्ट दबा के ही होंगे ना, शिफ्ट। शिफ्ट दबा के आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं इसकी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम कंट्रोल जेड से हम एक बैक जाते थे, इसमें भी वैसे ही आता है। इसके अंदर मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि कंट्रोल जेड से आप एक हिस्ट्री बैक जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक क्रिएट करूँ इस तरह का शेप, अगर मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो मैं एक हिस्ट्री बैक चले जाऊंगा, फिर दोबारा कंट्रोल जेड करूंगा तो ये वापस मुझे वहीं पे ले आएगा। लेकिन ठीक है। अगर आपको मल्टीपल हिस्ट्री बैक करनी होंगी तो आप कंट्रोल ऑल्ट जेड की मदद से आप मल्टीपल हिस्ट्री बैक जा सकते हो। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट जेड की मदद से, और वापस आपको अगर एक एक हिस्ट्री आगे जाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट जेड की मदद से एक एक हिस्ट्री आप आगे जा सकते हैं। अच्छा, वो सेव करने का, जैसे कि अगर बीच में, अगर जैसे कि हमने कर लिया और अगर हमें कहीं जाना पड़ गया, फिर हम ये तो सेव कैसे करके जाएंगे? वो मैं आपको बताया था। अच्छा, अगर आपको ये शेप कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हो उस डिज़ाइन को अगर आपको सेव करना है, सेव करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है फाइल में जाके आप यहाँ पे सेव करोगे। सेव करते वक्त ये आपसे पूछेगा कि फाइल आपको कहाँ पे सेव करनी है। ठीक है, फाइल में जाके अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है तो ये आपका सेव करेगा जो भी आप फाइल का नाम यहाँ पर दोगे। ठीक है, मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर में बना देता हूँ सेव सेव के नाम पे। ठीक है, ये फोल्डर जो मैंने बनाया, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई नाम नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ संगीत। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डेस्कटॉप में मेरे उस फोल्डर के अंदर सेव कर देगा जो मैंने नाम इसको दिया है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे संगीत डॉट पी के नाम से मेरी फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसको जैसे बंद भी कर देता हूँ, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो बंद करने के बाद अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो ये फाइल मेरी वहीं से ओपन करेगा जहाँ से मैंने छोड़ी थी।
है? लेकिन अच्छा, जब ये आप वही फाइल शॉप को के नहीं सेव है। करते हो, तो सेव करने के बाद जब आप क्लोज कर देते हो फाइल को, तो क्लोज करने के बाद आप कंट्रोल जेड और कंट्रोल जो आपकी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री आपकी क्लियर हो जाती है। फिर सेव करने के बाद आप अगर कंट्रोल ऑल्टर जेड वगैरह प्रेस करोगे तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो सेव करने के बाद हिस्ट्री आपकी मेंटेन नहीं होती। समझ में आ फिर गई? हमें तो फिर हमें दोबारा से जो हमें अगर हमें एक स्टेज पीछे जाना हो या आगे जाना हो तो वो नहीं होगा। नहीं, वो सेव करना एक दफा फाइल जब आपने क्लोज कर दी, तो क्लोज करने के बाद आप वो चीज आप नहीं कर सकते जब तक आपने फाइल। मतलब उससे आगे करेंगे फिर आप। हाँ, तो फिर आप उसके आगे ही कर सकते हो, उसकी हिस्ट्री आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है। क्लोज करने के बाद आपकी जो हिस्ट्री है वो क्लियर हो जाती है किसी भी फाइल की, ठीक है। और जैसे कि अगर हम अब मैं बना ली सिलेक्ट करके सब कुछ कर लिया फिर आपको भेजना हो तो वो कैसे भेजेंगे? मुझे भेजने के लिए आपको इसके अंदर फाइल्स भेजना पड़ेंगे। इसके अंदर जैसे फिग्मा में हमारे पास शेयर करने का ऑप्शन होता है, जी। इसके अंदर हमारे पास वो शेयर करने का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर आप वो फाइल आप मुझे भेज सकते हो, या फिर एक टूल होता है, टूल का नाम है जैपलिन, ठीक है। तो जैपलिन एक टूल होता है, इस टूल की मदद से भी आप फाइल भेज सकते हो। इस टूल का के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। इस वजह से आपको फोटोशॉप के अंदर इस टूल को आपको इंस्टॉल करके थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन इसकी करनी होती है, ठीक है। टूल आपका होता है जैपलिन, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो इस टूल की मदद से आप अपने फाइल्स को जो है वो दूसरों से शेयर कर सकते हैं। जैपलिन टूल होता है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये किस तरह से शेयर करते हैं, लेकिन अगर आपको मुझसे शेयर करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको सेव करके, सेव एज करेंगे आप। सेव एज ठीक करने है। के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जेपैग, ठीक है। जेपैग ठीक है। करने के बाद ये क्या करेगा, ये मुझे इसकी जेपैग बना के भेज देगा, ठीक है। ये व्हाट्सअप जेपैग करना है। एक्सपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसको जेपैग में एक्सपोर्ट करोगे तो ये मुझे जेपैग यहाँ पे बना के मुझे इस तरह से भेज देगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? हेलो, हेलो। हेलो। ठीक है, तो फिर इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। तो उम्मीद है प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लोग, तो प्रैक्टिस करें इसकी। और जिसने जो भी प्रैक्टिस करी है मुझे उसकी रिकॉर्डिंग या उसकी सोर्स फाइल आप मुझे भेज दें, ठीक है। तो उसको मैं चेक कर लूँगा कि आपने कितना उस पर काम किया है। चलिए फिर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।